नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस अवार्ड। और ये अवार्ड आपको मिला है बेस्ट बुक ऑन आयुर्वेदा 2026। थैंक यू ये सर। आपकी बहुत ही ज़बरदस्त किताब है और बहुत बहुत मुबारकबाद इस थैंक यू सर। किताब थैंक के यू लिए। थैंक यू थैंक यू सर। एंड एक और बहुत बड़ी न्यूज़ आपके फैंस के लिए और सभी दर्शकों के लिए कि ये किताब वर्ल्ड बुक फेयर 2027 में शोकेश होने वाली है। और हर एक ऑथर का एक सपना होता है कि उनकी किताब ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाए जहाँ पे 20 लाख 30 लाख लोगों का फुटफॉल रहता है। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। ये सब आपके पब्लिकेशन की जो मेहनत है सर, उसका नतीजा है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और इस बुक को इतना मान सम्मान मिला है। कंटेंट कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो कंटेंट तब अच्छा माना जाता है तब लोगों तक पहुँच जाए, और वो पहुँचाने का काम आपने किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने पब्लिकेशन पे भरोसा किया। थैंक यू। और यहाँ पे मैं सबको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सर की कम्युनिकेशन स्किल्स और आयुर्वेदा पे पकड़ इतनी स्ट्रांग है कि हज़ारों लाखों लोग आपके फॉलोअर्स बन चुके हैं, फैंस हैं। थैंक यू और आई वांट कि सभी लोग ये किताब ज़रूर पढ़ें। ये किताब आयुर्वेदा के नाम पे हमें लगता है कि बहुत बड़ा ग्रंथ होगा, बहुत मुश्किल लैंग्वेज होगी, लेकिन ये किताब बनाए हमने 1 साल पूरा लगा है और आपकी सालों की नॉलेज इसमें लगी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें बिल्कुल भी आपने मुश्किल वर्ड्स का यूज़ ही नहीं किया। एकदम इजी प्रैक्टिकल बुक। सर सुप्रीत जी, मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा, हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। आयुर्वेद आपका मैनुअल है। करेक्ट। मैनुअल जैसे किसी भी गाड़ी के साथ उसकी एक बुक आती है कि इस गाड़ी को कैसे चलाना है, कैसे। अगर आपको उस गाड़ी को उस मैनुअल के अनुसार चलाओगे तो अच्छी चलेगी। करेक्ट। हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम हर चीज़ का मैनुअल तो पढ़ते हैं, लेकिन हमने अपना ही मैनुअल नहीं पढ़ा है कभी कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना। हमने अपना ही मैनुअल नहीं पढ़ा है। तो क्यों नहीं पढ़ा है? या तो हमें किसी ने सलाह नहीं दी। अब पढ़ने का मन बनाए तो उसकी इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं कि पढ़ें कैसे। तो मैंने कोशिश की कि हम सबको एटलीस्ट अपने मैनुअल की मेन बातें तो पता हो कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए। तो उसी मैनुअल को मैंने साधारण भाषा में तब्दील किया, जिसका नाम रखा आयुष्मान भव, ताकि हर आदमी अपना मैनुअल तो पढ़े कि मुझे कैसा जीवन जीना है। हमें अपना ही मैनुअल नहीं पता, ये दुर्भाग्य हमारे लिए। बिल्कुल। तो जीवन जिएंगे कैसे जब हमें पता ही नहीं गाड़ी चलेगी कैसे, कब सर्विस करानी, कब, तो क्या अच्छी चलेगी वो? नहीं। जब हमें अपने जीवन का ही नहीं पता कि हमें कैसा जीवन जीना है, जो आपके मैन्युफैक्चरर ने आपके लिए तय किया है, वही उसी का नाम तो आयुर्वेद है। बिल्कुल। तो इसलिए हर व्यक्ति को मस्ट है कि उसको, वो क्या है, वो बिजनेसमैन है या वो एक रेहड़ी वाला है या वो एक टीचर है, जीवन जी तो रहे ना। तो हर जो व्यक्ति जीवन जी रहा है उसको कैसा जीवन जीना चाहिए, उसके लिए उसको पढ़ना चाहिए आयुष्मान भव को। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर हम जीवन जी रहे हैं, इस धरती पे हम आए हैं, तो हम सबका हक है फिट रहने का। ऐसे हेल्दी, ऐसे फिट हो, एकदम स्लिम हो, और कोई बता ही नहीं सकता कि हमारी एज कितनी है। जब हम फिट होते हैं तो 60 की एज में भी लगता ही नहीं है कि हम 60 के हैं। पहले जब आयुर्वेद तैयार किया गया था सुप्रीत जी, उस समय 100 ईयर्स तो यंग एज होती थी कि 100 साल का है, जवान है वो। तो अभी जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है, साइंस तरक्की कर रही है, लाइफस्टाइल खराब होती जा रही है, तो हम लग रहा है कि 40 पे बूढ़े हो गए। अदरवाइज पहले तो 100 साल पे तो ये था यंग, युवा अवस्था मानी जाती थी आयुर्वेद के हिसाब से। तो वो आज भी पॉसिबल है अगर हम अपने मैनुअल के अनुसार जीवन जिए तो। बिल्कुल जी। बहुत सारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पूरा भरा हुआ है हेल्थ एंड फिटनेस से, लेकिन जब हम एक मैनुअल हमारे हाथ में होती है तो हम उन चीज़ों से डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। हम किताब को फॉलो करते हैं, एक आयुर्वेदिक गुरु को फॉलो करते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने ये किताब निकाली और 1 साल हम पूरा करने वाले हैं इस किताब का, और हज़ारों कॉपीज सेल हुई हैं। और मैं दरख्वास्त करूँगा, अगर किसी ने अभी भी किताब नहीं ली है तो लिंक और नंबर दोनों हमने यहाँ पे दिया हुआ है, कांटेक्ट करके आप ये किताब ज़रूर लें। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि सर आपने किताब का प्राइस बहुत कम रखा है। यस सर, वो 499 का एक MRP है, बट हमें किताब मिलती है सिर्फ 299 में सर। इसीलिए कि ताकि ये कोई एक कमाई का जरिया नहीं है। ये बुक कोई इसलिए नहीं बनाई थी कि इससे मुझे कोई कमाई करनी है। ये इसलिए था कि हर आदमी, एक आम से आम आदमी भी अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने शरीर के बारे में जान सके कि मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए। इसलिए इसको बिल्कुल इस रेट में रखा है जो इसका खर्चा है। आपको पता ही, आपने तो खुद बनाया है तो आपको पता है इसका क्या खर्चा है। तो हम चाहते हैं कि बस वो खर्चा आता रहे और हमें कोई कमाई नहीं करनी इससे। ये बस भारत की हर जनता तक मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीना चाहता है उसको इस बुक को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। सर पहला सवाल ये है कि आयुष्मान भव का इंस्पिरेशन, ये लिखने का इंस्पिरेशन आपको कैसे आया? हाँ सर, इसका इंस्पिरेशन ऐसे आया कि जब भी मैं कहीं भी जाता था तो लोग मेरे से पूछते थे
सर हमें ऐसा कुछ बताओ ना कि हम स्वास्थ्य हेल्दी रह सकें, हमें सर क्या रोज खाना चाहिए, हम सर कैसे फिट रहें, हम बीमारियों से कैसे बचे रहें, लोग अक्सर मेरे से पूछते थे। तो मेरे दिमाग में आया कि हमें कुछ ऐसा एक गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए कि हर व्यक्ति को मैं बता सकूं कि भाई आपको ऐसा जीवन जीना चाहिए, और ये जीने से क्या होगा, आप आयुष्मान भव होंगे, आपकी आयु बढ़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो यहीं से मेरे को लोगों की जिज्ञासा ने मुझे प्रेरित किया कि मैं आयुष्मान भव लिखूं और लोग उसको समझ सकें। बिल्कुल सर, और लोग पसंद भी कर रहे हैं इसे सर। सर, आयुर्वेदिक नॉलेज को इतनी सिंपल भाषा में आपने 160-170 पन्नों के अंदर कैसे कंप्लीट करके दिखा दिया? ये भी एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। वो सर ऐसा ही संभव हो पाया कि मैंने आयुर्वेद को पढ़ा है काफ़ी बार। जैसे आपको सबको पता है मैं एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हूँ, तो मैंने आयुर्वेद को पढ़ा है। और उस आयुर्वेद में मोस्टली लोग क्यों उससे रहते हैं, क्योंकि वो संस्कृत में है या बहुत लेंदी है वो, कि लोग उसको नहीं पढ़ पा रहे। तो मेरा सपना था ये कि मैं कैसे लोगों को समझाऊं। मैं अपनी जब भी मेरी मीटिंग सेमिनार होती थी तो मैं आसान शब्दों में लोगों को समझाता था कि आयुर्वेद क्या है। उनको समझ में नहीं आता था कि ये धातुएं क्या हैं, ये सब क्या है। तो मैं चाहता था कि उनको एक ऐसी आसान शब्दों में समझाऊं। तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि हम ऐसा करते हैं कि 7 धातुएं, 7 बहन हैं, पहली बहन ने दूसरी बहन को दिया, तीसरी। तो मैं चाहता था कि कोई ऐसी स्टोरी बने ताकि अगर मैं इसको टिपिकली आयुर्वेद में भी लिख देता ना सर, तो आप 2 पेज पढ़ते हैं, नींद आने लग जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी बोरिंग चीज होती है तो नींद आने लग जाती है, कि इंटरेस्ट नहीं है। तो इसको मैं चाहता था एक स्टोरी रूप में क्रिएट करें। तो वही मेरा कई सालों तक मैंने इस पे प्रयास किया, आयुर्वेद को समझा और उसके जो फॉलो करने लायक जो चीजें हैं बस वो एक्सट्रैक्ट करके एक कहानी के रूप में मैंने डिजाइन किया है और इसको आयुष्मान में उतारा। एंड बेस्ट पार्ट है कि उसमें आपने डायग्राम्स यूज किए हैं, Yes. टेबल फॉर्मेट यूज Yes. किया है, और ऐसा भी नहीं कि राइट अप फॉन्ट साइज बहुत छोटा हो, कितना अच्छा स्पेसिंग है Yes. कि एकदम इजी फ्लो बना रहता Yes, है, ताकि हर व्यक्ति आराम से उसको एकदम देखते उसके दिमाग में छप जाए। एग्जैक्टली। ये बस लाखों हजारों लोगों से मिलने के बाद ये समझ में आया कि लोगों को क्या चाहिए। राइट। और मैं फिर से वही बोलूंगा कि इसमें बहुत बड़ा रोल आपके पब्लिकेशन का है, आपका है, कि आपने मेरी भावनाओं को समझा कि मैं चाहता क्या हूं और आपने उसको कागज में उतार दिया। नहीं तो और मेरे कई साल ऐसे निकल जाते और मैं इसको ऐसा नहीं कर पाता। ये आपके पब्लिकेशन को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। इसमें कोई एक ऐसा चैप्टर बताएं जो हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए। वैसे तो पूरी किताब ही फॉलो करनी चाहिए, लेकिन कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारे व्यूअर्स के लिए। आयुर्वेद एक शब्द है सुप्रीत जी, आयुर्वेद में पूरे आयुर्वेद का मैं उसको निचोड़ मानता हूँ शब्द को। उसमें लिखा है सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। क्या बात है। सभी रोगों की उत्पत्ति अग्नि के मंद पड़ जाने से ही होती है। मेरे सामने, मैं अपनी सीरियसली मैं बताऊं, मेरे सामने कोई भी पेशेंट आता है ना, तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बीमारी बता रहा है। मुझे तो एक बात समझ में आता है, इसकी अग्नि मंद पड़ गई है, जिसकी वजह से ये बीमारी इसको हो रही है। तो वो ऊपर वाली बीमारी में देखता ही नहीं कि बीपी बता रहा है, शुगर बता रहा है, क्या बता रहा है। मुझे तो अग्नि समझ में आती है कि अग्नि मंद पड़ गई। डाइजेशन सारी आचार्य चरक ने बोला सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते, सारे रोगों की उत्पत्ति अग्नि के। तो इसमें जो अग्नि से संबंधित जो चैप्टर है कि हमें अग्नि, हमारी अग्नि क्या है, वो क्या, वो अवश्य हर आदमी को जानना चाहिए। अगर वो भी समझ लिया ना तो उनको स्वस्थ रहना आ जाएगा, उनको जवान रहना आ जाएगा। क्या बात है सर। सर ये बताइए कि हेल्थ की रियल डेफिनेशन क्या है आयुर्वेदा के हिसाब से? देखिए सही सवाल पूछा आपने। काफी सारे लोग भी मेरे से पूछते हैं सर हेल्दी किसको बोलेंगे, कौन है स्वस्थ। तो आयुर्वेद में पूरे स्वास्थ्य की परिभाषा का एक श्लोक उन्होंने बनाया है कि स्वस्थ किसको बोलते हैं। भाई अगर मॉडर्न साइंस की मैं बात करूं तो मॉडर्न साइंस बोलता है कि जो बीमार नहीं है वो स्वस्थ है। अब्सेंस ऑफ डिजीज इज नोन एज हेल्थ। लोग ऐसा मानते हैं कि मैं बीमार नहीं हूं तो हेल्दी हूं। नहीं, आयुर्वेद में एक श्लोक बताया है, सम दोषः समाग्निश्चय सम धातु मलय क्रिया परसनात्मे इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि दिए थे। इस श्लोक में सारी जानकारी, आपके पूरे शरीर की जानकारी। क्या बताया उन्होंने? सम दोष है, मतलब जिस आदमी में, हमारे शरीर में वात पित्त कफ दोष है, तो जिसके दोष सम अवस्था में हो। सम दोष है समाग्नि से, जिसकी अग्नि ठीक से जलती हो। सम दोष है समाग्नि से सम धातु, जिसकी धातुएं सारी पुष्ट हो, और मल क्रिया जिसकी ठीक चलती हो। सम दोष है समाग्नि से सम धातु मलय क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय, जिसके आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, स्वस्थ इत्यादि दिए थे, उसको स्वस्थ कहा जाएगा। क्या बात है। ये स्वस्थ की परिभाषा है। ये है रियल स्वस्थ की परिभाषा। ये नहीं कि बीमार नहीं है तो स्वस्थ हूं, नहीं। आपके दोष कैसे हैं, आपकी अग्नि कैसी है, आपकी धातुएं पुष्ट हैं या नहीं है, आपकी मल क्रिया ठीक से आती है कि नहीं आती, और ये सब के बावजूद आपका मन प्रसन्न है या नहीं। वाह। शरीर तो ठीक दिख रहा है टकटक, लेकिन अंदर ही अंदर आप स्ट्रेस्ड है। तो आयुर्वेद में आज से हजारों साल पहले स्वस्थ की सटीक परिभाषा बताई थी, सम दोष है समाग्नि से सम धातु मलय क्रिया परसनात्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि दिए थे। ये आदमी स्वस्थ कहलाएगा। बस। क्या बात है। प्रसन्नता, हैप्पीनेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
बिल्कुल सही कहा सर। हमें लगता है कि बीमार नहीं है तो मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं दवाइयाँ नहीं ले रहा तो मैं तंदुरुस्त हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन आई एवर हर्ड ऑन हेल्थ। सर, डाइजेशन को आयुर्वेदा में इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है? आपने 3-4 बार अग्नि तत्व की अग्नि की इस बात की है, तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डाइजेशन? इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप क्या खा रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके अंदर क्या पच रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आपको फायदा क्या देगा? आप मान लेते हैं रोज आप 1 किलो शिलाजीत खाना शुरू कर दो, आप 100 ग्राम शिलाजीत खाना शुरू कर दो, आप स्वर्ण भस्म खा लो, आप चांदी भस्म खा लो, सब कुछ खा लो, लेकिन आपका जो पाचन है वो हुआ ही नहीं, तो क्या कुछ काम आया आपके? नहीं, जीरो, बिल्कुल जीरो काम आया, किसी काम का नहीं, आपके वेस्ट गया। आज हर लोग सप्लीमेंट की, मुझे आप इंस्टा पे इन पे सब देखते होंगे कि ये खाएं, सब लोग खाने पे बता रहे हैं, लेकिन वो खाना अंदर यूज हो रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज बात है। आप अश्वगंधा खाएं, मूसली खाएं, नहीं। देखिए, आप घर पे सब्जी बनाना चाहते हैं, आप एक बर्तन लिया आपने, उसमें अच्छी सारी सब्जियां डाली, उसमें आपने ऑयल डाल दिया, उसमें लहसुन डाल दिया, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, उसमें सब कुछ अच्छा डाल दिया, बहुत अच्छा डाला आपने, लेकिन नीचे आग नहीं जलाई, तो कुछ बनेगा क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं बनेगा, जीरो है वो, मेहनत आपकी सब खराब गई, सड़ जाएगा सब। उसके विपरीत अगर एक बर्तन है, आपके पास बची कुछ सब्जियां हैं, थोड़ा सा सब कुछ है, लेकिन अग्नि अच्छी जल रही है, तो कुछ बनेगा या नहीं बनेगा? कुछ बनेगा, बस वही है। ये सारा आप क्या खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपके अंदर क्या पच रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स पे, न्यूट्रिशन पे, इन पे सब पे लोग पागल हो गए, मार्केट में बाढ़ आ गई है इनके सप्लीमेंट्स की। नहीं चाहिए हमें। सबसे पहले कि मैं तो ये मानता हूं, अगर कोई आदमी रोजाना शिलाजीत, स्वर्ण भस्म ही सब खाता है ना, उसकी बजाय थोड़ा सा तिरकटू चूर्ण एक चुटकी भर खा ले, जो कि कुछ पैसे का आएगा, वो ज्यादा फायदा कर जाएगा। तिरकटू चूर्ण, सोंठ, मरीच, पिपली, 3 चीजों को मिला के बनता है तिरकटू। वो क्या करेगा? आपकी अग्नि को, डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। उसके बाद आप घास भी खा रहे हो ना, तो उसका फायदा मिलेगा, नहीं तो आप स्वर्ण भस्म खा रहे हो तो भी फायदा नहीं मिलेगा। आज लोग लाखों रुपए के च्यवनप्राश बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे वो ठीक है, चीज अच्छी बनाई आपने, लेकिन वो शरीर में काम आएगी या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डाइजेशन को आयुर्वेद में सर्वोपरि माना गया है कि आपको क्या पच रहा है वो जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है कि खाना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पच रहा है। क्या पच रहा है, एग्जैक्टली। खाना, हर आदमी सप्लीमेंट के पीछे पड़ा हुआ है। बिल्कुल। सर, आयुर्वेदा के हिसाब से कोई एक ऐसी हैबिट बताएं जो हमें तुरंत छोड़ देनी चाहिए। एक बड़ी छोटी सी बात करूं तो सिंपल सी आदत, जिसको सुधार लें तो बड़ा अच्छा काम हो सकता है, कि खाना खाने से कम आधा घंटा पहले और खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी नहीं पीना है। अच्छा। मैंने देखा लोग खाना खाते हैं और गट 1 गिलास पानी पी जाते हैं। जीरो कर दिया आपने, सब स्पॉइल कर दिया आपने, जो खाया था वो सब जीरो हो गया। आप घर पे हवन करना चाहते हैं, आपने हवन किया, आग जलाई, हवन सामग्री डाली, सब कुछ किया, ऊपर से लास्ट में 1 बाल्टी पानी डाल दिया, बुझ जाएगा, खत्म। राइट। अगर छोटी सी हैबिट की बात करूं ना, तो एक ही है कि खाना खाने से 30 मिनट पहले और खाना खाने के कम से कम 40 मिनट बाद तक पानी ना पिए। एक ही आदत सुधार के देख लें आप। अपने बच्चों में संस्कार डालें ताकि आने वाली पीढ़ियां बीमारियों से बच सकें, उनको बताएं ये बात। अक्सर मैंने देखा लोग टेबल पे ये कल्चर बना दिया, होटल में जाते टेबल पे बैठते ही पानी देते हैं, घट के 1 गिलास पानी पी लिया, जो अग्नि जल रही थी पहले बुझा दिया, फिर खाना आया, फिर ऊपर से 1 गिलास पानी, सब स्पॉइल कर रहे हो। ये कल्चर नहीं था हमारा कभी भी। पहले पुराने समय में आप जाते थे शादियों में, कहीं पे नीचे बैठ के ऐसे पानी देते थे क्या पहले आपको? या खाने के बाद तुरंत पानी नहीं। अगर लेना भी है पानी तो बीच में, खाने के बीच में 1 आध सिप लेते रहो ताकि उसको लिक्विड प्रॉपर बन सके। तो ये आदत सबसे पहले छोड़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से। राइट। ये गलती तो हम भी कर रहे थे सर। हमें ऐसा लग रहा था कि खाना शुरू कर रहे हैं, एक बार पहले पानी पी लिया, बट वो गलत है बिल्कुल। 30 मिनट पहले एक सिप ले सकते हो, बस खाली एक सिप ले सकते हो, आग बुझे ना। आग ही बुझा दोगे तो फिर खाने का मतलब क्या रह गया? छोटी सी है लेकिन बहुत, क्योंकि सर्वे रोगापी मंदाग्नि जायते, और अग्नि को मंद कौन कर रहा है? वो पानी। तो इसका मतलब वो बीमारी की जड़ हो गया ना असली। बिल्कुल। आदत छोटी सी है लेकिन बीमार कर रही है आपको। राइट। ये तो आपने बता दिया कि हैबिट जो हमें छोड़नी चाहिए। कोई ऐसी कुछ हैबिट्स जो हमें अपनानी चाहिए एज पर आयुर्वेदा? देखो, मैं मानता हूं जो अगर आप आइडियली स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक चीज़ अपने जीवन में आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा होगा। वो सब आ गया, उससे बड़ी कोई मेडिसिन हम दिमाग में पता है सुप्रीत जी क्या आता है? हम मेडिसिन पता है किसको बोलते हैं? मेडिसिन किसको बोलते हैं? जो खाई जाए वो मेडिसिन है। मेडिसिन का मतलब जो चीज़ आपको ठीक करने में सहायता करे वो मेडिसिन है। मेडिसिन को खाने की चीज़ नहीं है। जैसे मान लो मेरे बहुत सिर में दर्द हो रहा है और सफोकेशन हो रहा है, अब मेरे को अचानक एकदम कहीं अच्छी जगह पे पहुंचा दिया, वहाँ पे हवा चल रही है, खिड़कियाँ खुली हैं, नेचुरल पहाड़ है या कुछ और है, तो मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। तो एनवायरनमेंट मेरे लिए क्या है? मेडिसिन है। मैंने खाई थोड़ी वो। मेडिसिन खाली खाने की चीज नहीं है। हर वो चीज जो आपको ठीक करने में सहायता करे वो मेडिसिन है।
तो एक ऐसी चीज जो आपको हर मैक्सिमम चीजों को ठीक करने में सहायता करती है वो एक ही है, हम एक चीज जीवन में अपना लें कि हम सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं। क्या बात है, बस वाह। ये सब वो मैं बता रहा, सारा खेल चारों तरफ घूम फिर के अग्नि पे ही आएगा। ये हमारी जो शरीर की अग्नि है ना, मेटाबॉलिज्म में हमारे सूर्य के अनुसार चलती है। जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है सुबह से शाम तक अग्नि बढ़ती है, जैसे सूर्यास्त होने लगता है अग्नि बुझनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही अग्नि बुझ गई शाम को, उसके बाद आप जो भी खाएंगे वो जहर है। वो जहर है, वो कुछ काम का नहीं है आपके शरीर में, जहर है वो, आपके शरीर को नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। तो बस कोशिश एक ही आदत डाल लें अपने घर पे। मैं सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, आप एक रूल बना लें अपने घर पे, शाम को सूर्यास्त होते ही किचन पे लॉक लगा दें। चाहे आपके घर में बच्चे हों, कोई भी हो, आप किचन पे लॉक लगा दें। आपके लिए एक तो बहुत समय बचेगा, कुछ कर पाएंगे। महिलाएं किचन में लगी रहती 10-10, 11-11 बजे तक, तो किचन को शाम को 6-7 बजे लॉक लगा दो, उसके बाद अपने और काम करो। 2-4 दिन तकलीफ होगी, जब पता है कि 6 बजे बंद हो जाती है, जब आप बैंक में जाते हो पता है 5 बजे बंद, तो उससे पहले करते हो ना काम, तो पता है आज से किचन 6 बजे 7 बजे लॉक हो जाएगी, तो उससे पहले खा लो। एक छोटा सा सवाल इसमें ये भी है, डिजिटल क्रिएटर्स की बात करें, हमारे जेनजीज की बात करें या कॉर्पोरेट वालों की बात करें, उनके टाइम शेड्यूल बड़े अलग होते हैं कि 12-12 बजे तक वो काम कर रहे हैं, पूरी रात नाइट शिफ्ट हो रही है। तो ऐसे केस में खाने की जगह क्या कोई सब्स्टिट्यूट है कि जो उन्हें राहत दे सके, वरना बहुत भूख एक लग सकती है। देखिए सर, ये आप बता रहे हो कि ऐसा हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और इसी का तो नतीजा है कि आज डायबिटीज हर छठे व्यक्ति प्री डायबिटिक है। उसी का नतीजा हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है। उसी का नतीजा महिलाओं से पूछ को देखना, उनकी दादी नानी ने कभी पीसीओडी शब्द सुना नहीं होगा। सुना नहीं था। क्या था पीसीओडी? आज हर महिला की मेन जी पीसीओडी है। पीसीओएस है, हार्मोन इम्बैलेंस है। ये कहां से आ गया? इसीलिए तो आ गया कि आप शरीर भगवान ने बनाया था कि इस हिसाब से, उसको नहीं पता था ऐसा निचोड़ोगे, इसको ऐसा गलत ट्रीट करोगे। आपका चाहे काम कुछ भी हो, बस शरीर तो शरीर के अनुसार ही चलेगा, ये घड़ी से नहीं चलता, ये तो प्रकृति के अनुसार चलता है। तो कोशिश ये करें कि आप चाहे काम पे हैं चाहे कुछ भी है, तो सूर्यास्त से पहले खा लें। आप उसमें जरूरी नहीं कि आप रात को वही आपको प्रॉपर मील ही चाहिए, आप कुछ भी खा सकते हैं, आप सलाद खा सकते हैं या कुछ भी खा सकते हैं। और उसके बाद भी शुरू में कुछ दिन भूख लगेगी, तो कोशिश ये करें कोई भी नेचुरल चीज खाने की, प्रोसेस्ड फूड की बजाय नेचुरल खाना। शुरू में 2-4 दिन लगेगी भूख, तो पानी पी लें, नींबू पानी पी लें, या कोई सलाद खा लें या सूप ले, लिक्विड कोशिश करें, लिक्विड तक काम चलाएं। 2-4 दिन ऐसे रहेगा, फिर धीरे धीरे अपने आप, यकीन माने सर, क्या आनंद आता है जब रात को आप खाना नहीं खाते ना, आनंद आता है। अभी लोगों को लगता है मैं कैसे रह पाऊंगा, लेकिन जब कुछ दिन नहीं खाओगे ना, शरीर आपको इतना थैंक्स बोलेगा, अरे यार तूने नया जीवन दे दिया यार, क्या बात है, तूने नया जीवन दिया। आपको एक एक्सट्रीम खुशी मिलती है। जिस दिन खाना पड़ जाता है ना, उस दिन बड़ा दुख होता है, तूने आज तूने अपराध कर दिया। आपको शरीर ही थैंक्स बोलेगा, आपको लगेगा यार क्या जिंदगी यार, मैं तो बहुत गलत कर रहा था। तो शुरू में कुछ दिन रहेगा, आपको तकलीफ होगी क्योंकि आपने आदत बनाई, लेकिन कोशिश करें लिक्विड लेते रहें, सिप लेते रहें, सूप पी लें या कुछ भी, वो भी नेचुरल, पैक्ड नहीं। अगर हम ध्यान से व्यूअर्स इस पॉइंट्स को सुन रहे हैं तो कितना अच्छा लगेगा अगर आपकी बातों को फॉलो किया जाए। जोमेटो और स्विगी ने इतना आदत खराब कर रखी थी कि नॉनवेज आ रहा है 12-12 बजे, 1-1 बजे लेट नाइट वो नॉनवेज खा रहे हैं, और सुबह आप सोच सकते हो क्या हालत हुई। बताओ फिर कैसे सोचते हैं कि बीमारियां, बोल रहे हैं सर बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही है, ये तो दिख ही रहा है ना क्यों बढ़ती जा रही है। करेक्ट, बिल्कुल सर। एक सवाल बनता है, आजकल लोग डाइट को तो फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी रील्स बनी हुई हैं, डाइटिशियंस भरे हुए हैं हमारे इंस्टाग्राम वगैरह में, एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, बहुत इजीली आपको गाइडेंस मिल जाती है, डाइट फॉलो कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सबको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है? सुप्रीत जी देखिए, मेरी सारी बातें घूम फिर के फिर वहीं आएंगी। आप डाइट फॉलो कर रहे हो, उस डाइट में आपको बता दिया जाता है इतना प्रोटीन लेना है, इतना आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, इतना सब कुछ लेना है, और जिम भी जाते हैं तो वो मसल्स के लिए एक्सरसाइज करनी है, ये करना है। लेकिन शरीर को मेन चीज़ क्या चाहिए कि फिर मैं वही बात बोलूँगा, आप क्या खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लोग मेन वजह को नहीं समझ रहे हैं कि उनको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। आप उनको अच्छी सी प्रोटीन दे रहे हो, ये खाओ, आप अंजीर खाओ रात को, आप पंपकिन सीड्स खाओ, आप ये भिगो के खाओ, ये करो वो करो, ये सब तो है, लेकिन सबसे पहले उसका आपको गन्ने से गुड़ बनाना है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, उसका रस बनना चाहिए, तभी गुड़ पे प्रोसेस में होगा। तो उसी तरह हमारे शरीर की, हमारा जो पाचन तंत्र, हमारा डाइजेशन, हमारी अग्नि ठीक होगी तो रिजल्ट आएंगे हर चीज के। अदरवाइज जो भी आप कर रहे हैं वो ऊपरी कर रहे हैं, वो उसके बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। हाँ अच्छी बात है, एक्सरसाइज करने से भी अग्नि तेज होती है, डाइट करने से भी अग्नि तेज होती है, लेकिन सबसे पहले हमें कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आपकी जठराग्नि तेज हो। आपको भोजन का प्रॉपर एक टाइम होना चाहिए,
और सबसे ज़्यादा जो इसको डाइजेशन को खराब करने का काम है वो एक ही है कि हम सूर्यास्त के बाद भोजन कर रहे हैं। मैंने लोगों को देखा अक्सर जिम जाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर रात को सुबह कुछ नहीं खाया, ये नहीं खाया, रात को एक बार खाना खाते हैं, तो उल्टा पैटर्न हो गया है ना। तो शरीर को शरीर घड़ी के अनुसार मत चलाओ, आपकी डाइट के अनुसार मत चलाओ, शरीर को जैसा नेचर के अनुसार चलना चाहिए वैसा चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलती कर जाते हैं हम लोग। रात को हमें लगता है कि हम सारा परिवार साथ में बैठे हैं तो मैक्सिमम खा रहे हैं जो कि गलत आदत है सर। नाश्ता हमें सबसे ज्यादा अच्छे से नाश्ता सबसे ज्यादा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात सर। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग वेट लॉस का सही अप्रोच क्या है? और मैं आपको भी देख पा रहा हूँ, हमने 2-3 पॉडकास्ट पहले लिए हैं और मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रहा हूँ। और आपने जैसे बताया 9 किलो वेट आपने रिड्यूस किया है। जी सर। कैसे किया, हमारे व्यूअर्स को बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, आज अक्सर लोग वेट लॉस के नाम पे किसी के पास भी जाते हैं तो 2 ही चीजें होती है, डाइटिंग एंड एक्सरसाइज। डाइट और एक्सरसाइज, इसके अलावा कुछ बताता है क्या कोई कि डाइट करो, एक्सरसाइज करो, डाइट में ये मत खाओ, साथ में कैलोरी बर्न करो। हर आदमी कैलोरीज के काउंट में लगा हुआ है। आयुर्वेद के अनुसार बहुत ज्यादा गहराई में नहीं, मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं तो मतलब क्या है, जो आपकी फैट सेल्स है ना, आपकी जो चर्बी है आपकी, वो क्या है, आपके शरीर में जब टॉक्सिन जाते हैं ना तो उन टॉक्सिन से आपको बचाने के लिए शरीर खुद फैट सेल जनरेट करता है। ओके। मान लेते यहाँ कोई हार्मफुल चीज रखी है जी, मेरे को इससे बचाना है तो मैं इसको कवर कर दूं, ढक दूं किसी चीज से। तो आपके शरीर में जब टॉक्सिन जाते हैं ना तो शरीर उन टॉक्सिन से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए फैट सेल जनरेट करता है इटसेल्फ। राइट। और उनको ढकता है, उनको ढक देता है ताकि वो शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। यही है मोटापा। अब हम क्या कर रहे हैं, कैलोरी बर्न करके उस फैट को तो जला रहे हैं, लेकिन जो रूट कोज वो बन क्यों रही है? आपने देखा होगा डाइटिंग की, एक्सरसाइज की, कुछ समय तो एक बार लगा ठीक हो गए, कुछ दिन बाद वापिस किया तो डबल मोटे हो गए। यही खेल चल रहा है। क्यों? क्योंकि रूट कोज पे काम नहीं कर। रूट कोज ये कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स हैं, जब तक वो फ्लश आउट नहीं होंगे बनती रहेंगी। तो हमें बॉडी की क्लींजिंग, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन मेन रोल है वेट लॉस करने के लिए। वही मैंने किया है। मैं भी अपने आप कैसे किया कि बॉडी को डिटॉक्स किया तो जो भी एक्स्ट्रा फैट सेल्स है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, आपकी मसल्स ठीक रहेंगी, बाकी खत्म हो जाएगा। तो मेन बात है बॉडी की क्लींजिंग, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन। राइट। कई बार लोग कहते हैं कि डाइटिंग के नाम पे अन्न खाना ही छोड़ देते हैं कि रोटी ही नहीं खाएंगे। क्या ये एक सही स्ट्रेटेजी है? नहीं है सर। अगर आप सब कुछ खाना ही छोड़ देंगे तो फिर शरीर को जो भोजन मिलना चाहिए, हाँ ठीक है। आयुर्वेद में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, लंगनम ही परमोषधम। लंगनम ही इस दुनिया की सबसे बड़ी औषधि बताया है आचार्य चरक ने कि लंगनम ही परमोषधम। लंगन मतलब फास्टिंग। फास्टिंग, ओके। लंगन कर्म, जब भी आप बीमार पड़े तो फास्टिंग करना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। राइट। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका शरीर ठीक नहीं है, हम क्या करते हैं, जब भी शरीर ठीक नहीं है तो हम ज्यादा खाने लग जाते हैं कि ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। नहीं, जब हम बीमार पड़े तो हमें छोड़ देना चाहिए खाना, ताकि शरीर, ये इनबिल्ट फीचर है इसमें कि अपने आप रिपेयर करता है, लेकिन इसको समय दे दो उस समय। राइट। लंगनम ही परमोषधम, ये 2 ही शब्द दिमाग में रखना। मंदाग्नि, सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते, सभी रोग मंद अग्नि से उत्पन्न होते हैं, और ठीक किससे होंगे? लंगनम ही परमोषधम। बिल्कुल। लंगन ही इस दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है, तो वो अपनाओ आप। अच्छी बात है, कर सकते हैं जब बीमार पड़े तब। क्या बात है। तो वेट लॉस के लिए हमने समझ लिया, पहले डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर की क्लींजिंग करनी, क्लींजिंग कर रहे हैं जी। बिल्कुल। सर, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे नेचुरल तरीका क्या है? बेसिकली बिल्कुल ठीक है आपका। हर आदमी आज इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात करता है। इम्यूनिटी बेसिकली है क्या, मैंने इस बुक में भी लिखा है अपने कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी हमारे शरीर, हमारा जो स्ट्रक्चर बना है 7 धातुओं से बना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातुएं जब बन जाती है ना, अगर ये सारी प्रॉपर इसी सीक्वेंस में बनती हैं और ये अगर प्रॉपर बन रही तो लास्ट में बनता है ओज। अगर आपकी शुक्र धातु भी अच्छी है, आपकी सारी धातुएं पुष्ट है, तो लास्ट में बनता है ओज, और वो ओज है वही आपकी इम्यूनिटी है। वही आपको कितना आपके अंदर आप रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी अच्छी रहेगी, वो ओज है ना, वही आपकी इम्यूनिटी है, जिसको आज मॉडर्न साइंस इम्यूनिटी बोलता है। तो उसको बढ़ाने के लिए सीधी सी बात, आपकी सारी धातुएं पुष्ट होनी चाहिए। आपकी धातुएं पुष्ट तब होंगी जब आप उनके अनुसार भोजन करेंगे, और भोजन से भी पहले जब आपकी अग्नि ठीक होगी। मैंने बताया ना, गन्ने से गुड़ बनाना चाहते हो तो सबसे पहले रस निकालना जरूरी। आपने जो भी खाया तो उस भोजन में 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपकी अग्नि ठीक होगी तो पच जाएगा। अब पच गया, अब ये देखना उस भोजन में जो खाया था उसमें वो कहां तक ट्रेवल करेगा। रस से रक्त बनती है, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनती है, फिर अस्थि बनती है, फिर मज्जा बनती है, फिर शुक्र बनती है। आज आप जो भोजन कर रहे हैं ना, वो शुक्र धातु में कन्वर्ट होगा। आप आज आपने एक, मेरे कहने से एक चीज खाई, इसका बेनिफिट आपको 35 दिन बाद मिलेगा। ओके। 35 दिन बाद ही आपकी शुक्र धातु तक पहुंचेगा। अगर वो चीज अगर आपने
पहुंचने लायक खाई है, तो ऐसा नहीं कि आज मैंने खाई मेरे को कल बेनिफिट, 35 दिन बाद, 35 दिन बाद, क्योंकि शुक्र धातु तक उसका नंबर आएगा 35 दिन बाद। तो 35 दिन बाद आपकी शुक्र धातु बनेगी, और फिर भी अगर आप उस चीज का अच्छे सेवन कर रहे हैं तो फिर वो धीरे धीरे ओज में कन्वर्ट होगा, और ओज है इम्यूनिटी। तो इस बुक में जब पढ़ेंगे लोग इस चैप्टर को, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमें क्या चीज भोजन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब मैंने इसमें डिटेल में बताया है। बिल्कुल। आजकल की सबसे बड़ी लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं डायबिटीज, बीपी हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को हो गया है एट द एज ऑफ 30, जो 60 साल की उम्र में भी लोगों को नहीं होता था पुराने टाइम में, अगर हम 2 जनरेशन ही पीछे जाएं तो। लेकिन अभी 30s में ही शुगर देखने को मिल रहा है, बीपी और इस तरह की डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहा है। आयुर्वेदा कैसे इन चीज़ों को ख़त्म कर सकता है? देखिए सुप्रीत जी, आज मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा कर देता हूँ इन बीमारियों को लेके। बेसिकली जो बीमारियां हैं ना जिनका आप नाम ले रहे हो, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, मैं आज आपको एक हकीकत बता दूं, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हो बीमारी नहीं है ये। देखिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से, थोड़ा सा लंबा है फिर भी एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक घर में 4 दोस्त रहते थे, 4 दोस्त थे, चारों जॉब करते थे, एक पीजी में रहते थे कहीं। अब वो चारों की लाइफस्टाइल है ना, वो बिल्कुल एक जैसी थी, खराब लाइफस्टाइल जैसे हम जीते हैं। वो चारों ड्यूटी पे जाते थे, पूरे दिन काम करते थे, लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठे रहते थे, दिन में फास्ट फूड, कुछ मैगी खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कॉफ़ी पी लिया, ये सब कर लिया। रात को लेट नाइट घर पे आते थे, रात तक जागते थे, स्मोकिंग भी करते रहते थे, ड्रिंक्स भी कर लेते थे, सुबह लेट उठते थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे। ऐसी उन चारों की लाइफस्टाइल थी, उन चारों की लाइफस्टाइल थी। अब लगातार कुछ सालों तक चारों की यही लाइफस्टाइल चलती रही, खराब लाइफस्टाइल थी, जैसा अक्सर लोग जी रहे हैं आज जी। अब लगातार कई सालों तक करने के बाद उनको कुछ समस्याएं होने लगी। एक को समस्या हो गई गैस एसिडिटी की, समझना मेरी बात, एक को गैस एसिडिटी हुई, अल्सर हो गए अंदर। एक को समस्या पाइल्स की हो गई, अच्छा, ब्लीडिंग होने लगी, पाइल्स का कॉन्स्टिपेशन हो गया। एक को समस्या होगी कि उसका यूरिक एसिड बढ़ गया, उसके ज्वाइंट्स में दर्द होने लग गया। एक को समस्या क्या होगी, स्किन की होगी, उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, उसको सोराइसिस हो गया। अब आप मेरे को समझना कितनी बीमारी हुई, अलग अलग चार बीमारी अलग अलग, लेकिन चारों बीमारियों का कारण क्या था, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। एक ही था कि उसकी उनकी लाइफस्टाइल खराब। ये जो आप देख रहे हो ना बीमारियां, ये अलग अलग नहीं है। नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक बात बोलता है, ये सब बीमारियां अलग अलग नहीं है, ये सब बीमारियां एक ही हैं। ये जो आप, इसीलिए तो बीमारी ठीक नहीं हो रही। लोग उनको अब ये चारों अलग अलग डॉक्टर को दिखाने लग गए। एक स्किन वाला इलाज करने लग गया, एक जॉइंट वाला इलाज करने लग गया, एक सर्जन इलाज करने लग गया, पाइल्स वाला करने लग गया, एक गैस्ट्रो का इलाज करने। चारों डॉक्टर इनको दवाइयां खिला रहे हैं, लेकिन बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन बीमारियों को होने का जो कारण था वो एक ही था कि उनकी खराब लाइफस्टाइल थी, जिस वजह से उनकी अग्निमंद पड़ी। अग्निमंद पड़ जाने से उनमें विषाक्त तत्व, उनके शरीर में टॉक्सिन्स भरे, जिसकी वजह से बीमारियां दिखी। अब ये दिख रही है ना, हम केवल इनका इलाज कर रहे हैं, वो क्यों हुई है उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। राइट। ये बीमारी अलग अलग नहीं है। ये सब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। हम आयुर्वेद और नेचुरोपैथी बोलता है हमें बीमारियों का अलग अलग डायग्नोसिस की जरूरत ही नहीं है। मेन की हुई क्यों है, वो कारण एक है, बस उस कारण को दूर कर तो सब ठीक हो जाएंगी। नहीं तो इनका अलग अलग करते रहो जिंदगी भर इलाज, अलग अलग डायग्नोसिस कर रहे हैं, अलग अलग ये बीपी है, शुगर। क्यों? मेरे लिए सब पेशेंट एक ही है। जो मेरे पास आता है ना, सब मेरे लिए सब पेशेंट एक ही हैं। मेरे को एक ही बात समझ में आती है, इसकी अग्निमंद पड़ गई है, शरीर में टॉक्सिन्स भर गए। और बीपी बोले, शुगर बोले, कैंसर बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब बीमारी एक है। जबकि सुनने में कितना डर लग जाता है इन बीमारियों के नाम से। कुछ नहीं है ये जो दिख रही है ना, ये बीमारी नहीं है। ये तो बीमारी के सिम्टम्स हैं जो आपका शरीर आपको दिखा रहा है। ये सिम्टम्स हैं, बीमारी नहीं है। हम सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का तो कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए ठीक ही नहीं हो रही, बढ़ती जा रही भारत में सब बीमारी। राइट। कहीं डायग्नोस हो जाए कि डायबिटीज है तो वो बंदा सोचता है कि उम्र भर मुझे दवाइयां लेनी पड़ेंगी। है, अगर वो शुगर की गोली खाता रहेगा तो जिंदगी भरी खानी पड़ेगी। लेकिन वो शुगर क्यों हुआ है, अगर उसका इलाज कर लेगा तो नहीं खानी पड़ेगी। क्या बात है, बिल्कुल। एंड जरूरी है ये मैनुअल हर घर के घर पे इन सब बीमारियों का जिक्र इसमें किया गया हुआ है। किया गया। आपने रूटीन की बात करी कि शाम को सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना, इसके अलावा कुछ और ऐसी आप रूटीन हमें बताएं कि मुझे जिंदगी भर मेडिसिन ना लेनी पड़े। देखो, मेन तो बताया ना, मेडिसिन जरूरी नहीं कि जो खाई जाए वही मेडिसिन है। जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं भी एक तरीके की मेडिसिन है। तो बड़ी छोटी छोटी चीजें, एक दो चीजों का तो हम जिक्र कर, आप पूरे दिन को ना, मेरे हिसाब से तो खासकर जो डायबिटीज है, जिनको बीमारियां हो चुकी हैं या जो स्वस्थ रहे हैं, पूरे दिन को 2 हिस्सों में तोड़ दो आप। शाम को 7 से सुबह 11 और सुबह 11 से शाम 7। शाम को 7 से 11 कुछ नहीं खाना, सुबह 11 से शाम के 7 तक खा लो, कितना भी खा लो। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम तो यहीं से कर देंगे तो 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। 90% तो इसी से ही खत्म हो जाएंगी कि दिन के 2 हिस्से, 7 से 11 और 11 से 7। बस 11 से 7 खाओ, खूब खाओ।
लेकिन शाम को 7 से सुबह 11 बजे तक मत खाओ। नहीं खाना, ओके। आप करके देखो ये काम, 1 महीना ही करके देखो, आपको फर्क खुद ही दिख जाएगा। क्या बात है ना। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें जैसे भाई दिन की शुरुआत है, पहला ही हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही दिन की शुरुआत चाय से, कॉफी से। मेरा मानना है कि आपके पूरी रात भर आपके जो है ना गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, मतलब अच्छे शक्ति बुरी शक्ति पूरी रात वेट करती है कि सुबह क्या मिलेगा। तो आप किसको फीड करना चाहेंगे सुबह, बुरी शक्ति को या अच्छी शक्ति को? अच्छी शक्ति आपका दिन कैसा चाहते हैं आप, अच्छा चाहते हैं ना, तो अच्छी शक्ति को। तो पहली कोई भी चीज मुंह में जाए तो नेचुरल जाए। चाहे वो नारियल पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, केला खा लो, सेब खा लो, जो भी पौधों से मिलने वाली प्लांट बेस्ड चीज पहली अंदर चली गई, उसके बाद मैं तो बोलता हूं नहीं रुका जाता चाय के बिना। थोड़े फ्रूट्स खा लो, कुछ उसके बाद पी लेना, चाहे 2 कप चाय पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ही चाय की घुट गई, चीनी गई, दूध गया, वो सब गया, वो जो बुरी शक्ति थी वो पहले ही हैवी हो गई। या बढ़िया, मुझे खुराक मिल गई, पूरे दिन अब वो काम करेगी, वो गुड बैक्टीरिया राइट दब गए। तो पहली दिन की शुरुआत आपको कोई ना कोई प्राकृतिक, रात को सिराने, सुबह आपको नींद 2 केले रख के सो, एक ऑरेंज रख के सो, कुछ भी रख के सो, रात को ड्राई फ्रूट भिगो के रखे हैं वो रख के सो। पहली चीज मुंह में अच्छी नेचुरल ही जानी चाहिए। लोग बोलते हैं सुबह सुबह चाय पीता हूं, जिसके बाद तो मैं खूब फ्रूट खाता हूं, खाते रहना, बाद में जीरो कर दिया आपने। राइट जी। अब ये बेड टी वाले कॉन्सेप्ट को खत्म करने वाला वक्त आ गया है। बिल्कुल आ गया सर, वो बेड टी नहीं हो, बेड टी है, बेड टी है वो। बिल्कुल सर, आयुर्वेदा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन ये बात सच है कि पेशेंस चाहिए आयुर्वेदा में जो लोगों में नहीं है। तो इस गैप को आप लोगों को कैसे समझाएंगे कि भाई आयुर्वेदा पे अपने माइंडसेट को लाने की ज़रूरत है इस वक्त पे? बस देखिए, एक जो टाइम लगता है वो इसी चीज़ में टाइम लगता है कि आयुर्वेद बीमारी के कारण का निवारण करता है, और बाकी जो पद्धति जिसका हम जिक्र कर रहे हैं मॉडर्न साइंस है, वो बीमारी के लक्षणों का इलाज करती है। तो सिम्टम्स का इलाज करना बड़ा आसान है, सिम्टम्स का इलाज करना तो बड़ा आसान है। आपके घर में एक फायर अलार्म डिवाइस लगा है, अब किसी दिन वो आपकी सेफ्टी के लिए है, आप रात को सो रहे थे, अचानक अलार्म बजने लगा, तो अब आपको तकलीफ क्या दे रहा है फिलहाल? आवाज, अलार्म तंग कर रहा है आपको। हाँ। तो आपका वैसे तो क्या होना चाहिए आपको हिसाब से, तो अब अलार्म बजे क्या करना चाहिए आपको? ढूंढना चाहिए, घर में कहीं पे आग धुआं लगा है तो उस आग धुआं को ढूंढो, उसको बुझाओ, उसको सोर्स ढूंढो, उसको बुझाओ, उसको करो, उसमें समय लगेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, यार तंग तो अलार्म कर रहा है, इसको बंद करो ना सबसे पहले। तो इजी है, वो बंद करना आसान है, बंद कर दोगे, लेकिन क्या समस्या ठीक हुई? क्या नहीं हुई। तो वही मैं बोलना चाहूंगा, वही संदेश देना चाहूंगा कि आयुर्वेद एक समय लेता है, वो इसलिए लेता है कि वो रूट कोज पे काम करता है। अगर आप चाहते हैं जिंदगी भर शुगर की गोली खाते रहना, तो बड़ा आसान है, खाते रहो, गोलियां खाते रहोगे, बाद में उसके साइड इफेक्ट की गोलियां खाते रहोगे, बाद में उसके साइड इफेक्ट की गोलियां खाते रहोगे, बाद में उसकी साइड इफेक्ट की गोलियां खाते रहोगे, जिंदगी ऐसे निकल जाएगी और आपके अंग आपको हमेशा गाली देते रहेंगे, बद्दुआ देते रहेंगे कि हमें क्या खिला रहे हो आप। करेक्ट। लेकिन आप चाहते हो उस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करना, तो एक बार रूट कोज पे काम करो। आप किसी एक पाइपलाइन बिछानी किसी शहर में, तो पाइपलाइन बिछानी है तो एक बार तो सारा शहर खोदना पड़ेगा, सब कुछ करेगा, टाइम भी लगेगा, सब सोचेंगे यार क्या कर दिया, कबाड़ा कर दिया, गंदगी कम करने के लिए कर रहे थे, या तो गंदगी बढ़ गई, ये और ज्यादा वो कर दिया। लेकिन जब पाइप दब जाएगी, सीवर लाइन दब जाएगी, तो सब अच्छा लगने लगेगा, वो जनरेशंस के काम आ गया, वो सबके काम आएगा, वो आपके हमेशा के लिए काम। तो एक बार जो समय लगता है, जो चीजें हैं वो है, वो प्रोसेस ही है उसको ठीक करने की, क्योंकि हम बीमारी को दबा नहीं रहे, हम बीमारी को ठीक कर रहे हैं। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। जिंदगी भर दवाई खाना चाहते हैं तो खाते रहिए, ठीक करना है तो उसको समय दीजिए और वो ठीक हो जाएगी। एक बार लग के मेहनत करके आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, किताब के अकॉर्डिंग अपने आप को ठीक कर लें। राइट। और इनफैक्ट किताब पढ़ के एक बेसिक डॉक्टरी जरूर हमारे अंदर बिल्कुल सर, जो इसको पढ़ लेगा वो उसको डॉक्टरों के पास सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ में आ जाएगा कि मेरे को स्वस्थ कैसे रहना। इसी उद्देश्य यही था कि आप अपने डॉक्टर कैसे बने, बी योर ओन डॉक्टर, बी योर ओन डॉक्टर। सर कुछ ऐसे गलत फूड कॉम्बिनेशंस बताएं जो बीमारियों का कारण बनते हैं, और वो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं ऐसे कुछ गलत कॉम्बिनेशंस, फूड कॉम्बिनेशंस। ये बहुत सही सवाल पूछा आपने सर, बहुत गजब का सवाल पूछा है आपने। आजकल हो ही ऐसा रहा है, आप खुद सोचो, आपको किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, आप दुबला पतला सा है, तो हम क्या बोलते हैं सुबह सुबह क्या पीना चाहिए उसको? दूध, लस्सी, बनाना शेक है ना, बड़ा कल्चर में है बनाना शेक पीना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे फूड बताए गए जो विरुद्ध आहार माने गए। विरुद्ध आहार मतलब जो कभी भी आपस में नहीं लेने चाहिए। और सबसे बड़ा विरुद्ध आहार आपको बताऊं क्या है? दूध और केला। ओ, जो कितना कॉमन है, बहुत कॉमन है। सबसे बड़ा विरुद्ध आहार है दूध और केला। अगर आपस में मिला के पी रहे हो तो जहर पी रहे हो आप, इससे बड़ा कोई विरुद्ध आहार नहीं है। राइट। सबसे बड़ा जहर है। तो ये दूध, लोग अक्सर अपने बच्चों को बनाना शेक, अरे जहर दे रहे हो आप, बहुत गलत कॉम्बिनेशन है दूध और केला।
और वैसे भी आज तो जब आप समझते जो केला आप खा रहे हो, पीला पीला केला दिख रहा है, पका हुआ केला है, आप जिसका शेक, क्या वो जब पेड़ से टूटा ऐसा ही था क्या? वो नहीं। किस अवस्था में टूटता है वो पेड़ से? आपने देखा हो ना, तोड़ के लाते हैं ट्रकों में भर के, तो कैसा होता है वो केला? मेरे ख्याल हरा, बिल्कुल हरा पत्थर जैसा होता है, कच्चा। वो बिल्कुल कच्चा केला है। और उस कच्चे केले को आप दूध में मिला दोगे तो क्या होगा? बीमारियों का कारण बनेगा। यही है आज बनाना शेक, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अपराध है बनाना शेक अगर आप पी रहे हैं तो। और ये सबसे बड़ा हर घर में बन रहा है, हर घर में बन रहा है। तो मैं आपके सभी दर्शकों को जो भी मुझे सुन रहे हैं जरूर बताऊंगा, गलत जो कॉम्बिनेशन पूछा तो दूध और केला इस दुनिया का सबसे गलत कॉम्बिनेशन, इसको ना लें। करेक्ट। इसके अलावा नमक और दूध, कोई भी नमक वाली चीज और दूध, हम क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं उसमें दूध भी है, साथ में नमकीन खा रहे हैं उसके, हाँ, उसके साथ मठरी खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, ये सब में नमक है और ऊपर से दूध पी रहे हो। स्किन डिजीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का सबसे बड़ा रीजन है नमक और दूध। ये आपकी बॉडी को तहस नहस कर देंगे ये कुछ ऐसी रोंग जो गलत फूड के जो कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे ही बड़े कॉमन तो यही है, नमकीन चीज के साथ कभी भी दूध ना लें और कोई भी फ्रूट के साथ दूध ना लें। ये कॉम्बिनेशन कभी जीवन में ना करें, जो कर रहे हैं अक्सर घर में, बिल्कुल जो अक्सर हो रहा है वही बता रहा हूँ। बिल्कुल। अब हम प्रॉमिस करते हैं नहीं करेंगे और नहीं, मैं यही चाहता हूँ सर, तभी सफल होगा इस आयुष्मान बुक का, आपकी भी मेहनत और हमारी भी मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ अर्निंग की बात करते हैं। इंसान जब स्वस्थ होता है मेरे ख्याल तभी ही वो पैसा कमा सकता है। बिल्कुल ठीक। बहुत से आपने इसमें पॉइंट्स बताए हैं कि हमारी हम मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। प्रसन्नता की आपने बात की है, वो प्रसन्नता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ। तो कैसे आयुर्वेदा हमें इनडायरेक्टली अमीर भी बना सकती है? बिल्कुल है सर। आज आप घर घर जाके देखो ना, लोगों का खर्च कहाँ हो रहा है ज्यादा, किस बात पे खर्च कर रहे हैं लोग? बीपी की दवाई चल रही है, शुगर की दवाई चल रही है। तो पैसा कमाना, अगर जो खर्च हो रहा है वो बच जाए तो कमाई होगी ना। क्या बात है। हर महीने अब किसी को स्टेंट डलता है, पूरा परिवार, कई बार तो किसी को कैंसर हो जाता है, अगली कई पीढ़ियों की कमाई खा जाते हैं सर। लोग जमीन बेच देते हैं सर। आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे, जमीन बेच दिया, ये कर दिया। अगर आप ढंग से आयुर्वेद अपना लें तो उनका ही पैसा उनको बच जाए तो भी कमाई तो है। बिल्कुल। इससे बड़े और क्या अमीर होंगे कि हम प्रसन्न है। तो आयुर्वेद हमेशा से ही आपको स्वस्थ और समृद्ध बनाने पे काम करता है। राइट है ना। हम उसका देखता हूं लोगों को एक्सटेंट डला 2 लाख 5 लाख रुपए, अरे कुछ केवल चंद सैकड़ों रुपए में उसकी ब्लॉकेज खुल सकती थी। तो ये अपने आप में ही कमाई है सर, अगर लोगों का हो जाए तो सर। और आप ही के सेमिनार्स में, आप ही के जो वर्कशॉप्स हुई हैं उसमें मैंने लोगों के लाइव इंटरव्यूज सुने हैं। उन्होंने अपने प्रैक्टिकल बताया लाइफ में कि कैसे उन्हें स्टंट डलना था, डॉक्टरों ने बता दिया था, लेकिन उन्होंने आपको फ़ोन कर दिया। हाँ। आपने रुकवा दिया जी। और आज वो खुश है, बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ, तो सोचो उनको कहीं लाखों रुपए लगते, जिंदगी भर दवाइयां भी खाती, तो बचत है ना, वो अर्निंग ही है। ये अर्निंग है। और ऊपर से जब घर में सब स्वस्थ हो तो बंदा काम पे ध्यान देता है। बिल्कुल रहेगा ना। आप जब तक तन ही स्वस्थ नहीं है, मन कैसे लगेगा कहीं काम करने का उसका। करेक्ट। तो लास्ट में एक संदेश मैं चाहूँगा कि आप हमारे और आपके फैंस को दें और ये किताब की इम्पोर्टेंस बताएं। जी सर, सुप्रीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप एक छोटी सी चीज़ भी खरीद के लाते हैं ना, आप इवन एक ईयरपोड भी खरीद के लाते हैं ना, एक फ़ोन खरीद के लाते हैं, उसका मैनुअल पढ़ते जरूर है। कि यार इसको कैसे चलाना है, कब चार्ज करना है, कितने, हर चीज़ का मैनुअल पढ़ते हैं आप। मुझे दुख इस बात का कि आप अपना मैनुअल क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना है। आप तो बस चल रहे हो, जैसा चलता आ रहा है, तो आप समझने की कोशिश नहीं करें कि मुझे कैसा जीवन। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा, हम सबको अपना मैनुअल पढ़ना चाहिए कि हमें कैसा जीवन जीना है। पढ़ लेंगे तो आप भूल जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कैसे स्वस्थ रह सकता हूं, कैसे जवान 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे, 100 साल तक बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं 100% प्रॉमिस करता हूं। बस आप अपना मैनुअल पढ़ लीजिए, और उसी मैनुअल को मैंने कोशिश की है साधारण भाषा में लिखने की, आयुष्मान भव के रूप में। और यही रीज़न है, क्योंकि आपका एक उद्देश्य इतना प्योर है कि यही रीज़न है कि ये किताब हमारे भारत मंडपम में वर्ल्ड बुक फेयर 2027 पे शोकेश करने वाले हैं। ये किताब को 20 लाख से ज़्यादा लोग इसे देखेंगे। एंड मैं चाहूँगा कि आप भी वहाँ पे हो। श्योर सर, श्योर। ये मेरे लिए एक प्राउड की बात है। पॉडकास्ट करेंगे जरूर करेंगे सर। और ये मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा एमिनेंट पब्लिकेशन को कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मेरी सोच थी कि लोगों तक ये पहुँचा नहीं पा रहा था। सर ने जिम्मा लिया है और ये पहुँचा रहे हैं। मैं सभी से, जो भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो मेरे चैनल पे, चाहे सर के चैनल पे, सभी को बहुत कम कीमत की बुक है, कोई कमाई का जरिया नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको एक जीवन जीना आ जाएगा, और यही हमारा उद्देश्य है। ऑल ओवर इंडिया फ्री डिलीवरी अवेलेबल है। 299 की एक सिंपल सी हमने कॉस्ट रखी है। पर्पस सिर्फ ये है
कि सर जैसा चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं, हम सब स्वस्थ रहें सर और आनंद लेकर हम अपने जीवन को जिए। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।